नमस्कार। हाँ आज हम कुछ बेहद दिलचस्प विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने ना एक संवाद के कुछ अंश हैं। हाँ। और ये राष्ट्रों के आपसी व्यवहार, सरकारें कैसे काम करती हैं और समाज की बनावट, इन सब पर काफी तीखे सवाल उठाते हैं। ये जो सामग्री है ये इस बात को देखती है कि भाई दुनिया के देश अपनी विदेश नीति असल में कैसे चलाते हैं। हाँ क्या सरकारें जो कहती हैं वही करती भी हैं? हाँ और क्या हमारे कानून क्या वो वाकई समाज की सच्चाई दिखाते हैं? बहुत अहम सवाल है ये। तो चलिए इन्हीं विचारों को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्रोत के हिसाब से दुनिया के मंच पर ये स्वार्थ का खेल कैसे चलता है। हमारे समाज किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हाँ। और क्या दुनिया जैसी दिखती है वैसी ही है? बिल्कुल खासकर जब बात सत्ता की हो, पैसे की हो या हमारी अपनी सोच की हो। बिल्कुल। कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं विदेश नीति से। एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या ये गलत है कि देश अपनी विदेश नीति पूरी तरह से अपने स्वार्थ पर आधारित करें? इस स्रोत का क्या कहना है इस पर? देखिए, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है और स्रोत का जवाब ना काफी सीधा है। अच्छा। अगर हम गलत का मतलब वो समझें जो हमारे चुने हुए अस्तित्व या लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है, तो इस सामग्री के अनुसार अपने हित साधना गलत नहीं है। हर देश का पहला लक्ष्य तो अपनी सुरक्षा और समृद्धि ही होता है ना। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि असली समस्या स्वार्थ साधने में नहीं है। तो फिर किसमें? समस्या है ये दिखावा करने में कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। अच्छा, मतलब हिपोक्रेसी। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर देश, जैसा ये विश्लेषण बताता है, करते कुछ और है और दुनिया को बताते कुछ और है। हाँ। कार्रवाई का जो असली कारण है वो अक्सर छुपा लिया जाता है और उसकी जगह कोई अच्छी आदर्शवादी वजह सामने रख दी जाती है। अच्छा, मतलब कथनी और करनी में फर्क। पर ऐसा क्यों? सरकारें ये दोहरापन क्यों अपनाती हैं? क्या उन्हें लगता है कि जनता सच स्वीकार नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। इस दस्तावेज में तर्क दिया गया है कि सरकारें जानती हैं कि अगर नीयत साफ कर दी जाए, अगर असली वजह बता दी जाए, तो हो सकता है जनता उन नीतियों का समर्थन ही न करे। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? आप सोचिए, अगर कोई सरकार खुलेआम कहे कि भाई हम किसी दूसरे देश में इसलिए दखल दे रहे हैं क्योंकि हमें वहां के तेल के भंडार चाहिए। हाँ, तो लोग विरोध करेंगे शायद। बिल्कुल। लेकिन अगर कहा जाए कि हम वहां लोकतंत्र बहाल करने जा रहे हैं या मानवाधिकारों की रक्षा करने जा रहे हैं, तो समर्थन मिलना आसान हो जाता है। हाँ, यहीं पर स्रोत राजनीति की एक बड़ी दिलचस्प परिभाषा देता है। क्या? कि ये एक कला है जिसमें ताकतवर लोग आम जनता को ये यकीन दिला देते हैं कि जो उनके हित में है, मतलब ताकतवरों के हित में, वही जनता के हित में भी है। वाह, मतलब एक तरह का भ्रम पैदा करना। एक तरह से, हाँ। ये तो स्वीकार की भूमिका पर ही सवाल उठा देता है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि सरकार का असल काम क्या होना चाहिए था और अब क्या हो गया है? सामग्री के अनुसार देखिए, सरकारों का जो मूल काम था ना, वो बहुत सीमित था। क्या था? मुख्य रूप से बाहरी खतरों से रक्षा करना और अंदरूनी सुरक्षा बनाए रखना, बस। ओके। लेकिन धीरे धीरे, खासकर पिछले 100-150 सालों में, सरकार की भूमिका बदल गई। वो सिर्फ रक्षक नहीं रही। तो क्या बन गई? वो प्रदाता भी बन गई, प्रोवाइडर। प्रदाता मतलब? जैसे? मतलब शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, सामाजिक सुरक्षा, ये सब चीजें मुहैया कराना भी सरकार की जिम्मेदारी मानी जाने लगी। यहाँ लेखक का नजरिया ये है कि जैसे ही सरकारें प्रदाता बनी, वे समाज को सिर्फ सुरक्षित रखने के बजाय उसका निर्माण करने लगी। समाज का निर्माण? हाँ, मतलब वो तय करने लगी कि समाज कैसा होना चाहिए, कौन से मूल्य ज्यादा जरूरी हैं, कौन सी दिशा सही है। और इससे लेखक के अनुसार समाज की जो अपनी स्वाभाविक गति थी, उसका जो अपना विकास था, उस पे असर पड़ा। तो अगर सरकारें समाज का निर्माण कर रही हैं, तो फिर कानूनों का क्या? क्या वे समाज की सामूहिक इच्छा या मूल्यों का प्रतिबिंब है, जैसे मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, या फिर वो भी इसी शक्ति संरचना का हिस्सा बन जाते हैं? स्रोत यहाँ एक बारीक द्वंद्व की ओर इशारा करता है। मतलब दोनों बातें हैं। अच्छा, कैसे? एक तरफ कुछ कानून तो निश्चित रूप से समाज की भलाई और सामूहिक अंतरात्मा को दिखाते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है,
गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं, या फिर भेदभाव विरोधी कानून है जो समानता लाने की कोशिश करते हैं। ये तो सकारात्मक पहलू हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यही सामग्री ये भी तर्क देती है कि कई बार यही कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पहल को सीमित कर सकते हैं। और इससे भी जरूरी बात यहाँ लेखक का दृष्टिकोण है कि कानून अक्सर समाज के जो गहरे नैतिक मूल्यों हैं ना, उनके बजाय उस समय के जो शक्तिशाली समूह है उनके आर्थिक या राजनीतिक हितों को ज्यादा दर्शाते हैं। मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में जिनका दबदबा होता है वे अपने हितों को सुरक्षित करने वाले नियम बनवा लेते हैं। ये तो बड़ी बात है। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प विचार ये भी जोड़ा गया है कि जो महान और जागरूक समाज होते हैं ना, जहाँ लोग खुद ही नैतिक आचरण करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वहाँ बहुत कम कानूनों की जरूरत पड़ती है। कानून तब ज्यादा जरूरी हो जाते हैं जब समाज की सामूहिक चेतना कमजोर हो और बाहरी नियंत्रण की जरूरत महसूस हो। ये कानून और शक्ति के बीच के संबंध का एक दिलचस्प सिद्धांत है। क्या स्रोत इसे किसी ठोस उदाहरण से समझाता है? मतलब कोई ऐसा मामला जहाँ कानून का असली मकसद कुछ और हो और बताया कुछ और गया हो? हाँ, बिल्कुल है। और ये उदाहरण सच कहूँ तो थोड़ा चौंकाने वाला भी है। अच्छा, क्या है? इसमें ना भांग यानी हेम्प और तंबाकू, इनके जो कानूनी दर्जे हैं उनकी तुलना की गई है। हाँ, ये तो है। भांग गैर कानूनी, तंबाकू कानूनी। बिल्कुल। और सरकारें क्या कहती हैं कि भांग वो सेहत के लिए ठीक नहीं, नशा हो सकता है, इसलिए गैर कानूनी। लेकिन फिर वही सरकारें तंबाकू के उत्पादन और बिक्री की इजाजत देती हैं, जबकि वो खुद सार्वजनिक रूप से मानती हैं और सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखवाती भी हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, कैंसर तक होता है। सही बात है। ये विरोधाभास तो साफ दिखता है। तो फिर इसके पीछे स्रोत के अनुसार असली वजह क्या है? अगर स्वास्थ्य नहीं तो क्या? तो देखिए, स्रोत का दावा है कि असली वजह स्वास्थ्य है ही नहीं। नहीं, असली वजह है शक्तिशाली आर्थिक हित, पैसा। कैसे? ऐसे कि अगर औद्योगिक भांग मतलब हेम्प की खेती को बड़े पैमाने पर अनुमति दे दी जाए तो इसके कई उपयोग हैं। जैसे? इससे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो सकता है। इससे रस्सी, कैनवस, यहाँ तक कि कागज बनाने के लिए लकड़ी की लुगदी का एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प मिल सकता है। अरे वाह! ये निर्माण सामग्री के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये एक बहुउपयोगी, पर्यावरण के अनुकूल और सस्ता संसाधन है। तो फिर इसे गैर कानूनी क्यों रखा गया है? यहीं पर स्रोत के अनुसार समस्या की जड़ है। कहाँ? अगर भांग का उत्पादन और उपयोग आम हो जाए तो सोचिए किस किस को नुकसान होगा। कपास उद्योग को, नायलॉन और रेयॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर बनाने वाले उद्योगों को, लकड़ी और कागज उद्योग को भारी नुकसान होगा। मतलब बड़े बड़े उद्योग? हाँ, इन उद्योगों से जुड़े बहुत बड़े और प्रभावशाली आर्थिक हित हैं। तंबाकू और शराब उद्योग भी तो बहुत शक्तिशाली हैं और सरकारों पर उनका काफी प्रभाव है। अच्छा। तो विश्लेषण ये बताता है कि इन्हीं आर्थिक हितों के दबाव में भांग को गैर कानूनी बनाए रखा गया है, जबकि तंबाकू और शराब कानूनी हैं, भले ही वे ज्यादा हानिकारक हों। वाह! मतलब ये कि कानून बनाते समय जन स्वास्थ्य से ज्यादा कॉर्पोरेट मुनाफे का ध्यान रखा गया। सामग्री की तर्क तो यही कहता है। और ये सिर्फ भांग की बात नहीं है। और भी उदाहरण है? हाँ, स्रोत कहता है कि यही तर्क कई और क्षेत्रों में भी लागू होता है। जैसे इलेक्ट्रिक कारों का विकास इतनी धीमी गति से क्यों हुआ, जबकि तकनीक तो दशकों से मौजूद थी। हाँ, ये भी सवाल उठता है। क्योंकि तेल उद्योग और पारंपरिक ऑटोमोबाइल उद्योग का दबदबा था, वो नहीं चाहते थे कि ये बदलाव जल्दी आए। इसी तरह सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं उपलब्ध है, खासकर अमेरिका जैसे अमीर देश में। सही बात। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अभी भी इतना सीमित क्यों है, जबकि एक साफ और सस्ता विकल्प है। हाँ। स्रोत के अनुसार इन सभी मामलों में समाधान मौजूद है, तकनीक उपलब्ध है, लेकिन बदलाव इसलिए धीमा है क्योंकि जो मौजूदा व्यवस्था है उससे भारी मुनाफा कमाने वाले शक्तिशाली समूह वो नहीं चाहते कि चीजें बदलें, वो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। मतलब आम भलाई पर निजी लाभ हावी हो जाता है। बिल्कुल, यही केंद्रीय बिंदु है। ये बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि स्रोत आधुनिक समाज, खासकर अमेरिकी समाज की कार्यप्रणाली पर बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है। ये तो व्यवस्था की काफी तीखी आलोचना हुई। हाँ, बिल्कुल। ये दस्तावेज विशेष रूप से अमेरिकी समाज के कई विरोधाभासों पर उंगली उठाता है।
और ये मानते हुए कि अमेरिका दुनिया का सबसे धनी और तकनीकी रूप से उन्नत देश है। जैसे क्या-क्या मुद्दे उठाए हैं? जैसे ये बताया गया है कि इतनी संपत्ति और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद अमेरिका में शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कई अन्य विकसित देशों की तुलना में ज्यादा है। ज्यादा है? क्यों? स्रोत इसका कारण लाभ आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बताता है, जहां अच्छी देखभाल अक्सर बीमा और भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है, न कि जरूरत पर। ये तो गंभीर बात है। और इसके अलावा बुजुर्गों में गरीबी की समस्या का जिक्र है। एक और दिलचस्प मुद्दा है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, ये क्या होता है? इसका मतलब है कंपनियां जानबूझकर ऐसे उत्पाद बनाती हैं जो जल्दी खराब हो जाएं या पुराने पड़ जाएं। अच्छा, क्यों? ताकि उपभोक्ता नया खरीदने पर मजबूर हो। सोचिए, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि कपड़ों में भी ये प्रवृत्ति देखी जा सकती है। हाँ, होता तो है ऐसा। ये संसाधनों की बर्बादी है, लेकिन मुनाफे के लिए इसे बढ़ावा दिया जाता है। और भोजन की बर्बादी का भी जिक्र था शायद। हाँ, स्रोत इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि एक तरफ दुनिया में लाखों लोग भूखे सोते हैं, वहीं अमेरिका जैसे देशों में भारी मात्रा में भोजन बर्बाद होता है। खेतों से लेकर सुपरमार्केट और घरों तक स्पोर्ट्स स्टार या फिल्म स्टार को करोड़ों मिलते हैं, जबकि शिक्षक, वैज्ञानिक या नर्सें, जिनका काम समाज के लिए शायद कहीं ज्यादा जरूरी माना जा सकता है, उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। स्रोत पूछता है कि क्या ये हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं को सही ढंग से दिखाता है? सही सवाल है। और अंत में विदेशी सहायता का मुद्दा भी उठाया गया है। विदेशी सहायता? हाँ, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी का जितना प्रतिशत वो विदेशी सहायता में देता है, वो कई छोटे और कम अमीर देशों की तुलना में आनुपातिक रूप से कम है। अच्छा। तो इन सभी उदाहरणों के जरिए सामग्री का जो केंद्रीय तर्क उभरता है, वो यही है कि व्यवस्था अक्सर लाभ को मानव कल्याण और सामाजिक भलाई से ऊपर रखती है। तो ये चलती क्यों रहती हैं? लोग या समाज इन्हें बदलने के लिए ज्यादा कुछ करते क्यों नहीं दिखते? स्रोत इसका कारण मानवीय चेतना के स्तर पर खोजता है, मतलब हमारे सोचने के तरीके में। चेतना के स्तर पर कैसे? इसके अनुसार दो मुख्य कारण हैं। पहला है उदासीनता, इंडिफरेंस, या हम कह सकते हैं दूसरों के दुख दर्द के प्रति संवेदनहीनता। जब तक समस्या सीधे हमें प्रभावित नहीं करती, हम अक्सर उसकी परवाह नहीं करते। हाँ, ये तो होता है। और दूसरा कारण? दूसरा और इससे जुड़ा हुआ कारण है परिवार की हमारी बेहद संकीर्ण परिभाषा। परिवार की संकीर्ण परिभाषा मतलब ज्यादातर लोग परिवार का मतलब अपने खून के रिश्तेदार या ज्यादा से ज्यादा अपने समुदाय या अपने देश तक ही समझते हैं। हम खुद को एक बड़े मानव परिवार, ह्यूमन फैमिली का हिस्सा महसूस नहीं करते। ये मानव परिवार का विचार दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहा है स्रोत? इसका मतलब है ये महसूस करना कि धरती पर रहने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म या नस्ल का हो, वो हमारे ही परिवार का सदस्य है। अच्छा। जैसे हम अपने सगे भाई या बहन के दुख से दुखी होते हैं, वैसे ही दुनिया के किसी भी कोने में किसी इंसान के दुख को महसूस करना, उसे अपना दुख समझना। स्रोत का तर्क है कि जब तक हम इस वैश्विक चेतना को विकसित नहीं करते, तब तक दुनिया की समस्याएं हमें दूसरों की समस्याएं लगती रहेंगी। जैसे अफ्रीका में भूखमरी है, या किसी और देश में युद्ध चल रहा है, या पर्यावरण का विनाश हो रहा है। ये सब हमें तब तक ज्यादा परेशान नहीं करेंगे जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये सब हमारे ही बड़े परिवार को प्रभावित कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक संकट नहीं है? नहीं, ये चेतना का संकट है, अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर समस्या चेतना के स्तर पर है और हमें इस अलगाव से ऊपर उठना है, तो बदलाव कैसे लाया जा सकता है? क्या ये स्रोत कोई ठोस रास्ता सुझाता है? सिर्फ चेतना बदलने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? देखिए, स्रोत चेतना के बदलाव को तो जरूरी मानता ही है, लेकिन साथ ही एक संरचनात्मक बदलाव का भी प्रस्ताव रखता है। संरचनात्मक बदलाव कैसा? उसका कहना है कि पहला कदम है हर तरह के अलगाव, चाहे वो राष्ट्रीय हो, धार्मिक हो, नस्लीय हो, उसे खत्म करने की दिशा में काम करना। हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया अपनाना होगा, जिसमें दूसरों के हितों को अपने हितों से अलग न समझा जाए। इसी कड़ी में ये दस्तावेज मौजूदा राष्ट्र राज्य प्रणाली यानी नेशन स्टेट सिस्टम की कड़ी आलोचना करता है। राष्ट्र राज्य प्रणाली की
क्यों? क्योंकि अभी दुनिया अलग अलग देशों में बटी हुई है और हर देश अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी और अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है। हाँ, ये तो है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन वो भी सदस्य देशों के हितों से ऊपर नहीं उठ पाती। तो होता क्या है फिर? अक्सर ये होता है कि किसी देश के अंदरूनी मामले में तब तक दखल नहीं दिया जाता जब तक कि उससे शक्तिशाली देशों के अपने हित प्रभावित न हो। अच्छा। और जब दखल दिया भी जाता है तो उसे अक्सर मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का नाम दिया जाता है, जबकि जैसा ये विश्लेषण बताता है, असली मकसद भू राजनीतिक या आर्थिक लाभ हो सकता है। तो स्रोत कहता है कि हमें इस संकीर्ण राष्ट्रीय स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। बिल्कुल। ठीक है, राष्ट्र राज्य मॉडल की आलोचना समझ आती है, लेकिन क्या स्रोत इससे आगे बढ़कर कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुझाता है? अगर मौजूदा सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? हाँ, सुझाता है, और यहीं पर स्रोत अपना सबसे शायद विवादास्पद और दूरगामी प्रस्ताव रखता है। क्या है वो? ये निष्कर्ष निकालता है कि अगर हमें वाकई वैश्विक समस्याओं का समाधान करना है, जैसे गरीबी, युद्ध, पर्यावरण विनाश और पूरी मानवता के साझा हितों के आधार पर शासन चलाना है, हाँ, तो हमें अलग अलग देशों के जो टकराते हुए राष्ट्रीय हित हैं उनसे ऊपर उठना होगा। और वो कैसे होगा? इसके लिए सामग्री एक विश्व सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के विचार को सामने रखती है। एक विश्व सरकार? ये तो बहुत बड़ा विचार है। हाँ है तो। इसका मतलब ये नहीं कि देशों की अपनी पहचान खत्म हो जाएगी, बल्कि ये कि कुछ वैश्विक मामलों पर फैसले लेने और नीतियां बनाने के लिए एक सर्वोच्च वैश्विक संस्था होगी, जो किसी एक देश की नहीं होगी। नहीं, वो पूरी मानवता के हितों का प्रतिनिधित्व करेगी। ऐसा इसका विचार है। क्या स्रोत बताता है कि ये क्यों जरूरी है या ये काम कैसे कर सकता है? ये तो बहुत जटिल लगता है। हाँ, जटिल तो है, लेकिन स्रोत इसे सिर्फ एक आदर्शवादी सपने के तौर पर नहीं देखता, बल्कि तर्क देता है कि ये एक व्यावहारिक आवश्यकता बन सकती है। व्यावहारिक आवश्यकता? कैसे? उसका मानना है कि जिस तरह की वैश्विक चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन है, महामारी है, परमाणु हथियारों का खतरा है, वैश्विक आर्थिक असमानता है, हाँ, ये सब तो है। इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। इनके लिए वैश्विक सहयोग और समन्वय की जरूरत है, और स्रोत मानता है कि मौजूदा राष्ट्र राज्य प्रणाली में ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो एक विश्व सरकार ये कर पाएगी? कल्पना कीजिए, अगर पर्यावरण के नियम पूरी दुनिया में एक जैसे हों, या स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक वैश्विक नीति हो, या संसाधनों का बंटवारा ज्यादा न्यायपूर्ण तरीके से हो, स्रोत का मानना है कि एक वैश्विक शासन प्रणाली ही ऐसा कर सकती है। हालांकि ये विश्लेषण ये भी स्वीकार करता है कि ऐसी व्यवस्था बनेगी कैसे, उसकी शक्ति क्या होगी, वो जवाबदेह कैसे होगी, ये सब बहुत जटिल सवाल हैं। इन पर गहरा विचार जरूरी है, पर दिशा यही होनी चाहिए, ऐसा स्रोत का मानना है। तो आज हमने स्रोत के जरिए कई अहम मुद्दों पर गौर किया। हमने देखा कि कैसे ये विश्लेषण राष्ट्रों के कामकाज में स्वार्थ की भूमिका को उजागर करता है। हाँ, कैसे सरकारों की कथनी और करनी में फर्क हो सकता है, कैसे कानून अक्सर ताकतवर के हथियार बन सकते हैं, और कैसे मुनाफे की दौड़ में सामाजिक भलाई पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। और अंत में इन सब से निपटने के लिए चेतना के विकास और एक वैश्विक नजरिए की जरूरत पर जोर दिया गया है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो गहराई से सोचने वाली बात है, जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में लगती है, वो ये है, क्या इंसान और इंसानियत कभी अपने छोटे संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठ पाएंगे, चाहे वे व्यक्तिगत हों, सामुदायिक हो या राष्ट्रीय हों? क्या हम पूरी मानव जाति की भलाई को सच में प्राथमिकता दे पाएंगे? ये सवाल सिर्फ बेहतर कानून बनाने या नई संस्थाएं खड़ी करने का नहीं है। तो फिर किसका है? ये सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के विकास से जुड़ा है। क्या हम सिर्फ नियमों से बंधी एक सामूहिक अंतरात्मा चाहते हैं जो कानून लागू करे, या फिर एक स्वाभाविक अंदर से विकसित हुई सामूहिक चेतना? और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत जिस तरह एक एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है, यहाँ तक कि एक विश्व सरकार की, हाँ, तो क्या वैश्विक असमानताओं को मिटाने और सबका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यही एकमात्र रास्ता बचा है, या फिर ऐसी कोई भी केंद्रीकृत वैश्विक शक्ति अपने आप में नए तरह के खतरे और दमन की संभावनाएं पैदा कर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।